स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीएमजे प्रखर ई लर्निंग में। मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं। नया टॉपिक फिजिक्स का फोर्स, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बढ़िया टॉपिक है। और इसे बच्चे डरते हैं तब तक जब तक समझ में नहीं आए, और समझ में आने के बाद, जैसा मैंने बताया है, फिजिक्स डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है। इसे आप जितना अगल बगल के इवेंट से, जितना अगल बगल के ओकेजन से कनेक्ट करेंगे, यह उतना ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम चलते हैं फोर्स के डिफरेंट टर्म्स पर, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पर, जिसको कि हम रिजॉल्व करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले एक हम बात करते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो आप यदि बुक में देखें तो ये एक डेफिनेशन देगा, फोर्स इज ए शॉर्ट ऑफ पुश और पुल। हम यदि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें तो यह फोर्स है। फोर्स तो लग गया। अब फोर्स लगने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेज होती है, तो हम देखते हैं। फोर्स ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आप ये देखें, ये पैनल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो चाहे तो यह मूव हो चाहे नहीं मूव हो, तो यह फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर। अब यदि फोर्स लगने पर आप देखें क्या क्या चेंजेज होती है। सबसे पहले फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट यदि मूविंग है तो यह रुक सकता है, या उसकी स्पीड चेंज, वेलोसिटी उसकी चेंज हो सकती है। तो सबसे पहला इफेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट मान लें मूविंग है, में कम टू रेस्ट, और यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, में स्टार्ट मूविंग। ये दो बातें हो सकती हैं, चाहे रेस्ट में आएगा चाहे ये मूव करने लेगा। इसके साथ क्या हो सकता है? यदि मान लें एक सर्टेन वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जैसे साइकिलिंग कोई कर रहा है, अब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया टुवर्ड्स मूविंग साइकिल, हमने पुश किया उसे, तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि आपका दोस्त यदि साइकिल कर रहा है और आपने उसे पकड़ करके धक्के देना शुरू किया, उसकी दिशा में आप दौड़ना शुरू कर देते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में थोड़ी तेजी आ जाती है, दैट इज उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी में चेंज हुआ। दूसरा, कोई दूसरा दोस्त आता है और उसे पकड़ करके अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करने की कोशिश करता है, तो वो जिस वेलोसिटी से जा रहा था उस वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो इट चेंजेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लस या माइनस वो चेंज कर देता है। इसके बाद क्या होता है? यदि हमने कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उस बॉल के ऊपर हमने क्रिकेट के बैट से शॉट मारा,
तो वो आप देखोगे कि बॉल धीरे धीरे अपने शेप को चेंज कर लेता है, वह शेप चेंज हो जाती है और अल्टीमेटली उस बॉल को अंपायर चेंज करता है, दूसरे बॉल से रिप्लेस करता है। ये आपने देखा होगा। इससे भी कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, आपके घर में आपकी मदर वो आटा जब गूंदती हैं या आपके घर में कोई जब आटा गूंदता है तो उसके ऊपर पानी डालने के बाद उसे स्मैश करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो उस आटे का शेप चेंज होते रहता है। मिठाई वाला मिठाई बनाता है तो उसे पेड़े काट करके इसे प्रेस करता है, उसका शेप चेंज होता है। इट चेंजेस शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं फोर्स के एप्लीकेशन की। लेकिन फोर्स के बारे में यदि हम देखें तो फोर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरे को कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स? अभी जैसे हमारे पास देखने के लिए सिर्फ एक पैनल है सामने और मैं हूं। यदि इस पैनल को हमने दीवार में पेस्ट किया तो ये शायद नहीं रुकेगा। किसी भी चीज से पेस्ट करें तो ड्यू टू इट्स वेट और इट्स हैवी मास और वो नीचे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इसके कारण यह नीचे की ओर आना चाहेगा। यदि हमने इसे किसी हल्की व्यवस्था से हैंग किया हुआ है, जैसे फोटो फ्रेम को हैंग करते हैं, तो भी यह गिर जाएगा, क्योंकि नीचे का फोर्स ज्यादा हो रहा है और उसे रोकने वाला फोर्स कम है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है जहां पर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन मान लें इस पैनल को हम गिरने दें और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये जमीन को टच कर देगा, स्ट्रैटम को टच कर देगा, वैसे स्थिति में यह बैलेंस फोर्स हो गया। ये पैनल ऊपर से आया और यहां आकर के टिक गया। जैसे ही यह स्टैटिक होगा, जैसे ही यह रुकेगा, ये फोर्स बैलेंस फोर्स हो गया। ये पेन है, इसे हमने होल्ड किया हुआ है, दिस इज सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। यदि इस पेन को हमने अपने तलहथी के ऊपर होल्ड किया हुआ है, दिस इज सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन यदि यह गिर रहा है तो अगेन दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन या एक डायरेक्शन का फोर्स है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स उसे नलिफाई करेंगे, उससे इक्वलाइज करेंगे, उसकी बराबरी करेंगे और उसके मूवमेंट को रोकेंगे, तो वह बैलेंस्ड हो जाएगा। और यदि यह मूवमेंट हो रहा है तो दिस विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्स की बातें आपके समझ में आई। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है यह आपने समझा। अब यहां पर जैसे न्यूटोनियन मोशन के 3 इक्वेशंस को आपने पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह यहां 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है जो कि न्यूटन ने दिया था, और इस लॉ के बेसिस पर हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी हम कैसे एनालाइज कर पाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और यह लॉ कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it remains at rest till some force applied on it
of course this force should be unbalanced force applied on it tries to change its state of rest. यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मेरी तलहटी पर, या रेस्ट में है, अब यह रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर दूसरी फोर्स से, जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर दूं. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ. सेकेंड पार्ट कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन. एक तो पहले बात हमने की रेस्ट की, रेस्ट है तो यह रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो ये मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक एनी अदर ऑब्जेक्ट अप्लाइज ए फोर्स ऑन इट एंड ट्राइज टू स्टॉप, ट्राइज टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस ऑब्जेक्ट को हम तब तक मोशन में देखेंगे जब तक कोई एक फोर्स इस मोशन वाली ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश नहीं करता है. तो ये रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट जो है यह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आया और इसके चेंज ऑफ रेस्ट और चेंज ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ने फर्दर एक्सप्लेन किया. स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं पहले. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट remains in the state of rest till some external force applied on it moves the object. इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया. अगेन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन it will remain in the state of motion till some external force brings the object at rest. अब based on this state of rest and state of motion, this is called inertia at rest and inertia at motion. ये यदि रेस्ट में है तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा. अब इसे हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एनालाइज कर सकते हैं. जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं. कोई ऑब्जेक्ट आता है, मुझे हिट करता है, तो मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मैंने मूवमेंट शुरू कर दी. अब यदि एक बस रुकी हुई है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो दे आर एट रेस्ट, देयर बॉडी इज एट रेस्ट. नाउ बस स्टार्ट सडनली मूविंग. तो जो उसके हिसाब से एडेप्ट नहीं करते हैं, यदि रेस्ट में है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा. बस अचानक चल पड़ी तो बस से स्ट्रैटम उनका जो है वह तो आगे की ओर मूव कर गया, बट बॉडी टेक्स ए जर्क बैकवर्ड, पीछे की ओर बॉडी
झुक जाती है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज रादर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बस चल रही है बड़ी तेजी से, सामने कोई हर्डल आ गया, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, ड्राइवर को ब्रेक लगानी है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी तो मूव कर रही है एंड इट विल रिमेन इन द पोजीशन ऑफ मूवमेंट टिल सम फोर्स अप्लाइड ऑन इट ट्राइज टू स्टॉप इट। अब फोर्स तो रोक दिया उसने, तो आपकी बॉडी जैसे ही रुकी, स्ट्रैटम रुक गया आपका, ये आप बैठे हुए हैं यहां पर, तो ये आपका पोजीशन रुक गया, लेकिन बॉडी तो मूव कर रही थी, तो आप आगे की ओर, सामने की ओर हिट करते हैं या सामने की ओर बेंड करते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से कई एक एग्जाम्पल हैं जिससे कि आप समझ सकते हो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। आपने देखा होगा कि ग्लास एक लें और एक हार्ड पोस्ट कार्ड लें, ग्लास के ऊपर रखें, एक 5 रुपए का क्वाइन रख दें आप पोस्ट कार्ड के ऊपर, क्वाइन स्टैटिक है, रेस्ट में है। अब आपने पोस्ट कार्ड को बहुत ही जेंटली और फर्मली हिट किया, पोस्ट कार्ड विल मूव। अब होना क्या चाहिए, क्वाइन शुड ऑल्सो मूव, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वाइन के ऊपर इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है, क्वाइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा। यदि आपने कोई एडहेसिव फोर्स नहीं लगाया है, कोई आपने जोड़ने वाली शक्ति यहां पर नहीं लगाई है पोस्ट कार्ड और ग्लास के बीच में, पोस्ट कार्ड मूव कर जाएगा स्मूथली और क्वाइन ग्लास के अंदर। तो इस तरह की कई ही इंटरेस्टिंग आप एस्पेक्ट देखेंगे जिससे कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं और उसके बेसिस पर आप बातों को बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्शिया और मास की। क्या होता है मास? मास तो आप समझते हैं, इसमें मास है। तो ये ऑब्जेक्ट यदि हम चाहें मूव कराना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं या हमारे में फोर्स लगाने की जो ताकत है, उस फोर्स को यदि हमने अप्लाई किया इस बॉडी पर, तो क्या यह उतनी ही तेजी से यह मूव करेगा? यदि हमने इस पैनल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया जितना इस स्टाइलस के ऊपर लगा रहे हैं, तो पैनल भी उतनी ही तेजी से मूव करेगा। आप देखेंगे जो मैसिव ऑब्जेक्ट रहता है, जिस ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास होता है, उसमें यदि हम फोर्स लगाएंगे तो वह हमें रेसिस्ट ज्यादा करेगा। साइकिल पर आपका दोस्त बैठा हुआ है और उसे आप पुल करते हैं, वह शायद मूव करे और बड़ी तेजी से मूव करे, लेकिन यदि वही ऑब्जेक्ट, वही व्यक्ति कार में बैठा हुआ है और उसे हम पुश करें, तो शायद मूवमेंट इतना तेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जितना मास रखेगा, उस ऑब्जेक्ट को चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ रेस्ट करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा। कहने का मतलब जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसकी इनर्शिया कम होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। यदि हम डे टू डे लाइफ में देखें तो टीटी बॉल से यदि हमने किसी प्लेयर को हिट किया तो शायद वह उतना डैमेज नहीं होगा, उतना हर्ट नहीं होगा जितना क्रिकेट बॉल से होता है। या क्रिकेट बॉल की जगह पर आप शॉर्टपुट को यूज कर दें और आपने किसी अपने साथी प्लेयर को मैश कर दिया उससे, तो शॉर्टपुट से ही विल गेट बैडली हर्ट, क्रिकेट बॉल से भी वह हर्ट हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि शॉर्टपुट की तो वेट ज्यादा थी,
क्रिकेट बॉल वॉज ऑल्सो हैवियर इन कंपेरिजन टू टेनिस बॉल। लेकिन एक बुलेट छोटा सा 0.32 बोर का हिट करता है किसी को और इंसान मर जाता है। तो यह जो कंपैरिजन है टीटी बॉल और शॉर्टपुट का, बुलेट का, और मान लें हमने हाथ से एक पत्थर मारा, तो हाथ से यदि पत्थर मारा है और यदि फूल मारा है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि बुलेट से मारा है तो वो मर रहा है। तो यहां पर कोई एक फिजिक्स की क्वांटिटी है जो मास पर डिपेंड कर रही है और जो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, और इस दोनों के इफेक्ट से फोर्स चेंज हो रहा है। इस दोनों के इफेक्ट से फोर्स उसके ऊपर ज्यादा या कम लग रहा है। इस क्वांटिटी को मोमेंटम कहा गया, जो कि मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये मोमेंटम कहलाया और डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। तो इन कंपैरिजन के बाद और हम देखते हैं, और आगे भी देखेंगे, कई एक एग्जांपल इसके देखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to unbalanced force applied on an object. Rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. अब क्या होता है कि मान लें आपने कहीं कोलिजन देखा होगा, टक्कर देखा होगा, एक साइकिल को एक ट्रक वाले से टक्कर लगती है और एक साइकिल को साइकिल वाले से टक्कर लगती है। ट्रक वाले से टक्कर में ट्रक की स्पीड बेशक कम हो, लेकिन डैमेज ज्यादा होता है क्योंकि मास ज्यादा है। और साइकिल में चूंकि कंपेरेबल मास है तो उसमें डैमेज कम होता है। अपोजिट डायरेक्शन में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात आती है, अप्लाइड फोर्स की बात आती है, और इसे हम फॉर्मुलाइज भी करके देखते हैं। मान लें कि इफ m is the mass of moving object with initial velocity u and on application of uniform acceleration for time t, velocity changes to v। और इस प्रोसेस में ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v, f इज अप्लाइड फोर्स थ्रू आउट द टाइम। f is applied force
थ्रू आउट द टाइम। अब फोर्स की बात हमने कर ली, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब यहां पर मोमेंटम यदि P1 और P2 मोमेंटम हो जाए, P1 एंड P2 आर मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल, कहने का मतलब P1 इनिशियल मोमेंटम है और P2 फाइनल मोमेंटम है, तो इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम को हमने P से यदि डिनोट किया है, इनफैक्ट ये लीनियर मोमेंटम भी कहलाता है, P इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी पर ये डिपेंड करता है, तो m इंटू वी। अब पहले की वेलोसिटी क्या थी, u थी, बाद में यह वेलोसिटी v हो रही है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा v माइनस mu। ये किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हम करें तो ये T से डिवाइड हो जाएगा, टाइम रेट कहने का मतलब टाइम रेट होता है। अब इसे हम लिख सकते हैं, हम कॉमन ले लें तो v माइनस यू अपॉन टी, ये आपने पढ़ा है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सिलरेशन। तो दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी यदि हम हटा दें तो दिस इज इक्वल टू के एम इंटू ए, या के एम इंटू ए किसके इक्वल हो रहा है, फोर्स के इक्वल हो रहा है। कहने का मतलब यह जो बात हो रही है यह मास इंटू एक्सेलरेशन एक टर्म है। यदि हम देखें कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो के की वैल्यू 1 हो रही है। एसआई सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में के की वैल्यू 1 हो जाती है और F इज इक्वल टू ma हो जाता है। तो फोर्स के लिए एक फॉर्मूला आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप देखो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यदि कोई फूल ऊपर से गिर रहा है, उसको हमने कैच किया, हाथ यूं लगाया, तो हाथ में डैमेज नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर मास जो है, फ्लावर का जो फूल गिर रहा है इसका मास बहुत कम है। लेकिन यदि क्रिकेट बॉल है या कोई गुआवा है, तो यदि हमने उसको रोकने की कोशिश की तो उसके मोमेंटम को या उसके वेलोसिटी को हमें जीरो करना होगा, इक्वलाइज करना होगा, और इस कारण से हम हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, यह कम लगे। यदि हमने हाथ को स्टैटिक रखा है तो इसके v को तुरंत हमने जीरो कर दिया है। v को जीरो किया कहने का मतलब जैसे ही v जीरो होगा तो वह हमारे हाथ के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, हमारे हाथ में चोट लग रही है। यदि हमने हाथ को थोड़ा पीछे की ओर खींचा तो यह ग्रेजुअल डिक्रीज है, जिसके कारण मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है उसका, और ये कारण होगा कि हमारा हाथ डैमेज नहीं होगा। अब यदि हम देखें फोर्स इज इक्वल टू, आपने जो फॉर्मूला लगाया था कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए लगाया था, यदि हम इसे रिजॉल्व करके देखते हैं तो v माइनस यू अपॉन टी हो गया। इस t से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, f अपॉन टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू।
यदि फोर्स 0 लगाना है तो V शुड बी इक्वल टू U. If F is equal to 0, then V should be equal to U. और ऐसे केस में फोर्स हमारा 0 हो रहा है, और यदि फोर्स 0 हो रहा है तो देयर इज लेस चांस ऑफ गेटिंग हर्ट, क्योंकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। तो इनर्शियल मास आगे आप देखेंगे कि ये मास भी वेरी करता है, माइन्यूटली वेरी करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। तो ये वेरिएशन को होल्ड करने के लिए, फोर्स को नलिफाई करने के लिए, फोर्स को जीरो करने के लिए हमें V की वैल्यू U से इक्वेट करनी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आगे के चैप्टर में हम फिर देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है यह किस तरह से बॉडी के मोमेंटम के कंजर्वेशन के थ्योरी को एनालाइज करता है, हम यह देखेंगे। और साथ में थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल जो इन चैप्टर्स के इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं उसे हम एनालाइज करेंगे, यह हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। CMJ प्रखर में बने रहने के लिए धन्यवाद।